थाईलैंड में पुरातत्वविद ल्यूक स्कूटर पर हैं और कसैम के कॉल्स को नजरअंदाज करते हैं। जल्द ही कई कारें उन्हें घेर लेती हैं। कसैम ल्यूक से कहता है कि वह ट्यूब लौटा दे जिसमें उसने बॉस की पेंटिंग चुराई थी। कासिम का एक आदमी हथियार लिए है तो ल्यूक कहता है कि वह रुक जाएगा। वह स्कूटर रोकता है और कारों के जाने का इंतजार करता है, फिर दूसरा रास्ता लेता है। पीछा शुरू होता है और ल्यूक इतनी तेजी से चलता है कि पीछा करने वाले अन्य कारों से टकरा जाते हैं। फिर वह बाजार में जाता है जहां कारें पीछा नहीं कर सकती, अब सिर्फ एक दुश्मन बाइक पर है। ल्यूक एक अपार्टमेंट में जाता है, जगह इतनी तंग है कि बाइक सवार टकरा जाता है। सीढ़ियां उतरकर ल्यूक बाहर निकलता है लेकिन कसैम की कार उसे रोक लेती है। उसे स्कूटर से गिरा दिया जाता है लेकिन स्थानीय लोग तुरंत कार को घेर लेते हैं जिससे ल्यूक रेंगकर भाग निकलता है। कासिम हवा में गोली चलाकर भीड़ को डराता है और अपने गुंडों को पैदल पीछा करने भेजता है। घायल पैर के साथ ल्यूक तेजी से चलता है जबकि दुश्मन गोलियां चला रहे हैं। वह साथियों को फोन कर बताता है कि वह फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए वे उसे ट्रेन लेने को कहते हैं। एक और बाजार पार करके ल्यूक व्यापारी की गाड़ी चुरा लेता है। कासिम फिर से कार में पीछा करता है। ल्यूक गाड़ी को बाइक से अलग कर देता है जो कासिम की कार से टकरा जाती है। इससे आग लग जाती है और विंडशील्ड ढक जाती है। फिर कासिम ट्रैफिक में फंस जाता है और पुलिस उसे घेर लेती है जबकि ल्यूक भाग जाता है। स्टेशन पर ल्यूक बाइक से कूदकर ट्रेन के पीछे दौड़ता है और आखिरी क्षण में उसमें चढ़ जाता है। उस रात वह अपनी सीट पर सो जाता है और एक प्राचीन इमारत में होने का सपना देखता है जहां उसे एक सुनहरी मास्क मिलता है और वह उसे चुरा लेता है। जागने पर ल्यूक देखता है कि सामने एस्मे नाम की महिला है। वह बताती है कि उसका काम अनोखी पेंटिंग्स लाना है और बाकी लोग उसके लिए काम करते हैं। ल्यूक पेंटिंग देने से मना करता है तो एस्मे चाकू निकालती है और तभी एक गुंडा पीछे से उसका गला दबाने लगता है। एस्मे ट्यूब छीनने की कोशिश करती है और ल्यूक को लात मारती है पर वह उसकी जैकेट उतारकर हाथ पकड़ लेता है। एस्मे चली जाती है। ल्यूक एक प्लेट उठाकर ठग के सिर पर तोड़ता है और फिर सिर से मारता है ताकि वह उसे छोड़ दे। अब वह एस्मे को पकड़ता है और एक गुंडे को लात मारकर गिरा देता है लेकिन एस्मे उसे जल्दी हरा देती है और फिर चली जाती है। ल्यूक को उसके पास पहुंचने से पहले एक और आदमी से लड़ना पड़ता है। एस्मे चाकू से खुद को बचाती है जिससे गलती से ट्यूब की पट्टी कट जाती है। जैसे ही वे पट्टे के सिरों को पकड़ते हैं ल्यूक चाकू से बचता है और ट्यूब खींचकर एस्मे को बाथरूम में भेजकर बंद कर देता है। फिर ल्यूक ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है और पानी की टंकी के पास आने का इंतजार करता है ताकि उस पर कूद सके। वह रेलिंग नहीं पकड़ पाता और छत से गिर जाता है। फिर वह साथियों को फोन करता है कि वे उसे लेने आए। इस बीच लंदन में ल्यूक की बहन शार्लेट अपने धोखेबाज पूर्व पति हैरोल्ड और उसके वकील के साथ तलाक के विवरण पर बात कर रही है। वह उनके बेटे की कस्टडी चाहता है जिससे वह नाराज हो जाती है। बाद में शार्लोट म्यूजियम में काम कर रही होती है और ल्यूक को देखकर हैरान होती है। वह दिखाता है कि वह उससे मिलने आया है लेकिन वे शायद ही मिलते हैं, इसलिए शार्लोट को लगता है कि वह परेशानी में है। ल्यूक चाहता है कि शार्लोट उसके रोमांच में शामिल हो जैसे वे पिता के साथ करते थे, लेकिन शार्लोट कहती है कि अब वह माँ है और अपनी क्यूरेटर की नौकरी रखना चाहती है। फिर ल्यूक उसे बताता है कि एक पेंटिंग में खामी है। जब वह देख रही होती है वह दीवार से दूसरी पेंटिंग चुरा लेता है। तुरंत अलार्म बजता है और ल्यूक भागता है क्योंकि दरवाजे बंद होने लगते हैं। शार्लोट बाहर जाकर पेंटिंग मांगती है पर ल्यूक कहता है कि वह पेंटिंग तभी देगा जब वह उसकी कार में बैठेगी। वह तेजी से निकलता है, कुछ पागल मोड़ लेकर पुलिस को भ्रमित करता है। कुछ संकरी गलियों से होकर वह मर्फी और डेब के ट्रक में चढ़ता है। शार्लोट उन्हें पहचानती है, वे उसके पिता की पुरानी टीम के सदस्य हैं। ल्यूक और शार्लोट उसके चुने जीवन पर बहस करते हैं। मर्फी चोरी की पेंटिंग को ध्यान से देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि यह वह नहीं है जो वे ढूंढ रहे हैं। ल्यूक अपनी बहन से कहता है कि वह पेंटिंग ले सकती है, फिर उसे स्प्रे से सुला देता है। थोड़ी देर बाद वह पार्क बेंच पर अकेली जागती है। शार्लेट तेजी से संग्रहालय लौटती है जहां इंस्पेक्टर जमाल जांच कर रहे हैं। शार्लोट ल्यूक की मदद पर शक करती है लेकिन बहस में देखती है कि पेंटिंग लौट आई है। काम के बाद शार्लेट अपने बेटे थॉमस को लेने जाती है लेकिन हेरोल्ड उसे नहीं जाने देता क्योंकि उसने सुना है कि वह संदिग्ध है। अब गुस्से में शार्लोट ल्यूक पर चिल्लाने जाती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसे ओवेन नाम के अमीर आदमी के साथ देखती है। वह बताता है कि वह कैंसर से मर रहा है, इसलिए उसने टीम को यौवन के पर्वत को खोजने के लिए काम पर रखा है जो शायद एकमात्र इलाज हो सकता है। शार्लोट कहती है कि फव्वारा केवल एक मिथक है लेकिन ल्यूक मानता है कि हर मिथक में कुछ सच्चाई होती है। कई संस्कृतियों ने सभी महाद्वीपों में फव्वारे का उल्लेख किया है जो संयोग नहीं हो सकता। कहा जाता है कि फव्वारे का स्थान भगवान ने इंसानों से छिपाया है। टीम मानती है कि यह जानकारी कुछ खास परिवारों में पीढ़ियों से हस्तांतरित होती रही है जो मार्ग के रक्षक होते हैं और इस रहस्य की रक्षा करते हैं। ल्यूक को लगता है कि इसमें रक्षकों में से है। 1600 में 6 कलाकारों ने स्थान को उजागर करने के लिए चित्रों में सुराग छिपाने का समझौता किया। ये वही चित्र हैं जिन्हें ल्यूक अन्य देशों से चुरा रहा है। चित्रों पर गुप्त हस्ताक्षर हैं जो लैटिन में 6 और 1 पढ़ते हैं, मतलब 6 कैनवस लेकिन 1 मार्क। इन पर अलग अलग अक्षरों के निशान भी हैं पर टीम अब तक उनके अर्थ नहीं समझ पाई। शार्लोट को एहसास होता है कि उन्होंने गलत रेम्ब्रांड चित्र चुरा लिया है और वे असली चित्र का स्थान जानना चाहती है। वह उनके साथ नहीं जुड़ना चाहती क्योंकि वह अपने बेटे को लेकर चिंतित है। ओवेन उसे अपने वकील की पेशकश करता है। शार्लोट उनसे वेंडरबिल्ट परिवार पर शोध करने को कहती है। शाम को ल्यूक एक कैफे में वेंडरबिल्ट्स के बारे में पढ़ रहा होता है जहां एस्मे उससे मिलती है। वह उसे खोज छोड़ने को कहती है वरना हर टीम सदस्य को गोली मारनी पड़ेगी। अगले दिन ल्यूक थॉमस के पियानो रिसाइटल में जाता है और शार्लेट को बताता है कि असली पेंटिंग मिल गई है। थोड़ी बहस के बाद वह उसे पुनः प्राप्ति में शामिल होने के लिए मना लेता है। कुछ समय बाद टीम आयरलैंड में एक जहाज पर है जो डूबे क्रूज लाइनर की खोज में है जहां पेंटिंग आखिरी बार देखी गई थी। खास ड्रोन पानी के नीचे भेजे जाते हैं ताकि क्रूज लाइनर के उस हिस्से को काटा जा सके जिसमें प्रथम श्रेणी के सामान है और उसे सतह पर लाने के लिए फ्लोटेशन टैंक लगाए जा सके। जब क्रूज लाइनर ऊपर आता है तो भाई बहन पेंटिंग खोजने अंदर जाते हैं। शार्लोट गाइड बनती है।
मुख्य जहाज पर पुराने नक्शे से टीम रडार पर कुछ पास आता देखती है और ल्यूक को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो नहीं चलते। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर एस्मे और उसके आदमियों को क्रू के जहाज पर उतार देता है। अंदर शार्लोट अलमारी में मिली शराब पीती है, जबकि ल्यूक वेंडरबिल्ट के नाम वाली अलमारी को ब्लोटॉर्च से खोलता है। वह एक पुराना बॉक्स निकालता है और उसके अंदर उसे गायब पेंटिंग मिलती है, तो भाई बहन सफलता का जश्न मनाने के लिए टोस्ट करते हैं। ल्यूक कुछ गहने भी चुराना चाहता है, लेकिन शार्लोट उसे याद दिलाती है कि वे कब्र चोर नहीं है। तैरने वाले टैंक खराब हो रहे हैं, इसलिए उनके पास ज्यादा समय नहीं है। जब वे निकलने की कोशिश करते हैं तो एस्मे की टीम उन्हें घेर लेती है, जो हथियारों से लैस होती है। यह उन्हें लड़ने से नहीं रोकता और इस बीच पेंटिंग वाला बैग गिर जाता है। लोग गोली चलाते हैं, जिससे एस्मे बैग तक नहीं पहुंच पाती। गोलियां लाइनर की धातु से टकराकर उछलती हैं और हेलीकॉप्टर को भी लग जाती है। दुर्भाग्य से वे टैंकों को नुकसान पहुंचाती हैं। क्रूज लाइनर में पानी भरने लगता है और ल्यूक फिसल जाता है, जिससे एक आदमी उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। शार्लेट उस आदमी के सिर पर कुर्सी मारती है। ल्यूक पेंटिंग लेने भागता है, पर रुक जाता है जब एस्मे शार्लेट को बंधक बना लेती है। हेलीकॉप्टर नुकसान के कारण चला जाता है और क्रूज लाइनर डूबने लगता है। ल्यूक को यकीन नहीं कि एस्मे चार्लोट को चोट पहुंचाएगी। वह समय खरीदने की कोशिश करता है, तभी क्रूज लाइनर हिलता है। चार्लोट मौका देखकर एस्मे को मारती है और उसे बालकनी से धक्का देकर पानी में गिरा देती है। जब भाई बहन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो एक तेज लहर उन्हें अंदर धकेल देती है और ल्यूक का पैर जाल में फंस जाता है, जिससे वह पानी में फंस जाता है। जैसे ही जहाज डूबने लगता है, शार्लेट पानी में कूदकर अपने भाई को मुक्त कर देती है और वे जल्दी से सतह पर तैरकर अपनी टीम द्वारा नाव में बचा लिए जाते हैं। जब शार्लोट लंदन लौटती है, हैरोल्ड उससे थॉमस को रखने को कहता है, क्योंकि वह नई नौकरी के लिए जापान जा रहा है। वह अपनी नई कंपनी का जिक्र करता है और शार्लोट समझ जाती है कि ओवेन ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह बच्चे को अपने पास रख सके। फिर वह टीम के साथ पत्रों को दोबारा देखने जुड़ती है। नए चित्र से वे विकेट शब्द बनाते हैं और वाक्य में छह के कारण वे समझते हैं कि यह विकेट बाइबल की ओर इशारा करता है। यह 1631 की किंग जेम्स बाइबल की गलती है, जिसमें लिखा है तू व्यभिचार करेगा, बजाय तू व्यभिचार नहीं करेगा। टीम को लगता है कि यह गलती नहीं थी, शायद मिस स्प्रिंट जानबूझकर की गई ताकि कुछ बाइबल्स को चिन्हित किया जा सके जिनमें फाउंटेन के सुराग थे। सभी बाइबल्स नष्ट कर दी गईं, बस एक को छोड़कर। तभी जमाल और उनके अधिकारी कमरे में घुसते हैं ताकि भाई बहनों को गिरफ्तार कर सकें। फिर कैसिम और उसके आदमी आते हैं, सबको बंदूक की नोक पर रखते हैं। ल्यूक कैसिम से कहता है कि वह उसे और चित्रों को ले सकता है अगर वह उसकी टीम को जाने दे। कैसिम मान जाता है और शार्लोट बाकी के साथ बाहर चली जाती है। फिर ल्यूक दिखावा करता है कि वह पेंटिंग्स लेगा, लेकिन संगीत बजाकर मेज के नीचे छिप जाता है। यह ध्यान भटकाने वाली चाल पुलिस को अपराधियों पर हमला करने का मौका देती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। जल्द ही मुक्के गोलियों की बौछार में बदल जाते हैं और ल्यूक की कार क्षतिग्रस्त हो जाती है। अफरा तफरी में ल्यूक चुपके से पीछे के दरवाजे से निकलता है, जहां उसकी टीम उसे नाव पर ले जाती है। लड़ाई जारी रहती है और आखिरकार पुलिस जीत जाती है। जमाल कंप्यूटर पर विकेट बाइबल से एक उद्धरण देखता है। कुछ समय बाद ल्यूक रेगिस्तान में होता है, जहां उसे चमकता तरल भरा गिलास मिलता है। जैसे ही वह पीता है, शार्लेट और थॉमस जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। एक आवाज कहती है, मत पियो, और ल्यूक गिलास गिरा देता है। जब यह टूटता है, वह विमान में जागता है। टीम ऑस्ट्रिया के लिए उड़ान पर है, जहां आखिरी विकेट बाइबल है और थॉमस इस यात्रा में शामिल हो गया है। बाद में ऑस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी में ल्यूक, शार्लोट एंड डेब को ओवेन के बड़े दान के कारण प्रवेश मिलता है। बायोलैनर थॉमस के साथ रेस्तरां में है और बच्चों के अमीर जीवन पर सवालों के जवाब दे रही है। तिकड़ी एक गुप्त कमरे में बाइबल देखती है, जहां लाइब्रेरियन उन्हें दूसरी गलती बताता है जिसमें एक गंदा शब्द है। इस बीच मर्फी बाहर निगरानी कर रहा है और देखता है कि एस्मे अपने आदमियों के साथ आ रही है, तो वह दूसरों को चेतावनी देता है। ल्यूक एस्मे से मिलने बाहर जाता है और थोड़ी बातचीत के बाद वे लड़ाई शुरू कर देते हैं, जिसमें अलमारियों और फर्नीचर का सहारा लेते हैं। एस्मे का आदमी मदद के लिए आया, पर ल्यूक ने उसे जल्दी हरा दिया। फिर एस्मे ने बंदूक से ल्यूक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ल्यूक ने उसे निहत्था कर दिया। इसके बाद एस्मे ने रस्सी से ल्यूक का गला घोंटने की कोशिश की। चूंकि वह रस्सी पर खड़ी थी, ल्यूक ने उसे धक्का दिया और उसे झूमर से लटकता छोड़ दिया। जैसे ही ल्यूक गुप्त कमरे में लौटता है, मर्फी बताता है कि सभी निकास बंद हैं, इसलिए उन्हें योजना भी अपनानी होगी। तिकड़ी स्प्रे से लाइब्रेरियन को सुला देती है और बाइबल चुरा लेती है। फिर डेब फर्श पर छोटा बम रख देती है। इससे एक छेद बनता है जो उन्हें सीवर से भागने देता है। उसी समय एस्मे के लोग ओवेन को अगवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें जल्दी हरा देता है और थॉमस को चोटिल नहीं होने देता। शाम को जमाल लाइब्रेरी में आता है और ल्यूक का पीछा करता है। होटल में टीम बाइबल देखती है और सुनहरी किनारी पर 1 से 7 तक के अंक का पैटर्न पाती है, लेकिन वे इसे डिकोड नहीं कर पाते। उसी समय शार्लोट कहती है कि वह जा रही है क्योंकि उसने सुना है कि थॉमस के साथ क्या हुआ और वह उसे खतरे में नहीं डालना चाहती। बाहर जाते समय थॉमस चार्लोट से कहते हैं कि टीम समस्या गलत तरीके से सुलझा रही है। दोनों लौटते हैं और थॉमस टीम को बताते हैं कि अंक असली संख्याएं नहीं है। वे 7 मूल संगीत नोट्स दिखाते हैं। वह कोड के अनुसार एक गीत बजाता है और इंटरनेट खोज इसके शब्द दिखाती है। रेगिस्तान में पानी। यह गीत इतना पुराना है कि लेखक अज्ञात है, लेकिन यह प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों का सम्मान करता है। टीम ने नक्शे पर 7 अजूबों को हाईलाइट किया और पेंटिंग से रास्ता बनाया ताकि यह दिखे कि दोनों रास्ते एक जैसे हैं, बस गीजा के पिरामिड्स को छोड़कर, जिसका मतलब है कि फाउंटेन वही है। वे मिस्र जाने की तैयारी करते हैं और ओवेन सुरक्षा का वादा करके शार्लोट को साथ चलने के लिए मना लेता है। उस रात ल्यूक मास्क का सपना देखता है और एक आकृति उसकी ओर आती है। जैसे ही वह रेत छूती है, एक काला पदार्थ फैलता है और ल्यूक को दूषित कर देता है। उसी वक्त वह जागता है और शार्लेट उससे पूछती है कि वह ओवेन के बारे में कितना जानता है। ल्यूक कहता है कि वह अच्छा आदमी है, लेकिन चिंतित है कि वह फव्वारा ढूंढ कर बेच सकता है। इस बीच वेटिकन में रक्षकों के नेता ने एस्मे को चाबी दी है ताकि कोई भी फव्वारे का पानी न पी सके। कुछ समय बाद
टीम मिस्र पहुंचती है। ल्यूक थॉमस को पिरामिड्स के स्कैन दिखाता है जो छुपे कक्षों को दिखाते हैं जिन्हें कभी नहीं खोला गया। पिरामिड पर चार्लोट सुरक्षा टीम को देखती है और सोचती है कि उनके पास इतने बैग क्यों हैं। प्रसिद्ध प्रोफेसर पिरामिड दिखाते हैं लेकिन गुप्त कक्षों में कैसे जाएं यह नहीं जानते। ओवेन अधीर होकर आदमियों को खुदाई का आदेश देता है जिससे उनके बैग में औजार दिखते हैं। प्रोफेसर स्मारक को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन ओवेन के लोग उन्हें बाहर कर देते हैं। शार्लोट भी विरोध करती है और ओवेन उन पर चिल्लाते हैं। उनका लहजा ठंडा हो जाता है। बाहर जमाल आता है और अंदर जाने की अनुमति मांगता है लेकिन गार्ड उसे भगा देते हैं। कुछ ही मिनटों में जमाल पुलिस के साथ लौटता है। सुरक्षा टीम गोलीबारी शुरू कर गाड़ियों को उड़ा देती है। जो बचते हैं वे छिपकर जवाबी फायरिंग करते हैं। पास में एस्मे देखती और इंतजार करती है। टीम लौटती है। एक छिपा रास्ता पाकर विशेष कक्ष पहुंचती है। वहाँ एक बड़ा ढांचा है जिसे हिलाना है लेकिन वे धक्का नहीं दे पाते। ओवेन आदमियों को औजार लाने कहता है और शार्लोट देखकर डर जाती है कि उनके बैग में बंदूकें भी हैं। उपकरण काम नहीं कर रहे। ओवेन विस्फोटक लगाने को कहता है। भाई बहन विरोध करते हैं। जब वयस्क बहस करते हैं थॉमस एक पुराना वाद्य यंत्र पाता है और बजाता है जिससे कक्ष में पाइप प्रणाली का पता चलता है जो ध्वनि को प्रसारित कर संरचना को प्रभावित करती है। सही समय पर शार्लोट गोंग पर प्रहार करती है और पूरा कक्ष हिलने लगता है इससे पहले कि संरचना पर रेत आकार लेने लगे। शार्लोट अब एक हाथ से संरचना हटाकर लिफ्ट प्रकट कर सकती है। टीम उस पर चढ़ती है और नीचे जाने लगती है। बाहर मर्फी और डेब ने तय किया कि सुरक्षा टीम ने हद पार कर दी है और उन्हें पीछे से चौंका कर कुछ लोगों को गिरा दिया। दुर्भाग्य से डेब के हाथ में गोली लगती है और मर्फी उसे बचाता है। जब एक गार्ड उन्हें मारने वाला होता है एस्मे बीच में आकर गुंडों को हरा देती है और लोग फायरिंग करते हैं तो वह एक शरीर को ढाल बनाकर जवाबी फायर करती है। सुरक्षा टीम को पराजित करने के बाद जमाल और एस्मे मिलकर पिरामिड के अंदर प्रवेश करते हैं। वे वहां संरचना की रक्षा कर रहे गार्डों को परास्त करते हैं। एस्मे बैग में एक रस्सी ढूंढती है जिससे वे लिफ्ट शाफ्ट के नीचे उतर सकते हैं। लिफ्ट रुकती है और टीम गलियारे में पहुंचती है जहां दीवारों पर विरोधाभासी शिलालेख हैं। वे जीवन के वृक्ष की नक्काशी के साथ बंद गली में पहुंचते हैं इसलिए शार्लोट देवी नोनेट की मूर्ति से एम्बर लेती है और उसे वृक्ष पर रखती है। दीवार खुलती है और वे एक और कमरे में जाते हैं जहां वे ऊंचाई पर होते हैं। ल्यूक एक नक्काशी पर गहना छूता है और दीवारों से सीढ़ियां बाहर आती हैं। वे सीढ़ियां उतरते हैं और जमीन पर पहुंचते हैं जहां अचानक एक छोटा छेद खुलता है जो और सीढ़ियां और एक अन्य कक्ष दिखाता है। बीच में पानी का छोटा गड्ढा है जो युवावस्था के फव्वारे जैसा दिखता है। शार्लोट सबको दीवारों पर लिखी चेतावनियां याद दिलाती है। यदि कोई आशीर्वाद के लिए तैयार नहीं है तो उसे शाप मिलेगा। ओवेन चाहता है कि ल्यूक पहले पिए और आक्रामक हो जाता है इसलिए शार्लोट सोचती है कि वह सच में मर नहीं रहा। ठंडे स्वभाव के ओवेन ने माना कि वह फाउंटेन बेचने आया था और ल्यूक के हाथ में गोली मार देता है जिससे उसे पीना पड़ता है। जैसे ही ल्यूक गड्ढे को छूता है पानी कक्ष में भरता है और असली फव्वारा बन जाता है। ल्यूक के घाव से खून गिरता है और पानी उसे उठाने को घेर लेता है। उसके हाथ चमकते हैं और ल्यूक उनमें अपने छोटे रूप को देखता है। हालांकि पीने से पहले वह देखता है कि शार्लोट और थॉमस तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए वह पीने का निर्णय नहीं लेता और अपने हाथ हटा लेता है ताकि पानी उसके घाव को ठीक कर सके। गुस्से में ओवेन गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन पानी ल्यूक को बचाकर धीरे से नीचे रख देता है। फिर ओवेन भी खून की बूंदें फव्वारे में डालता है। पानी उसे घेरते ही एस्मे दीवार पर चाबी का उपयोग कर नेता की बात याद करती है। अगर देखभाल करने वाला व्यक्ति पानी पीता है तो उसे प्रियजनों के जीवन के बदले शाश्वत युवा अवस्था मिलती है लेकिन स्वार्थी व्यक्ति के लिए पानी जीवन समाप्त कर देता है। ओवेन पानी पीते ही बूढ़ा हो जाता है और दर्द में चिल्लाता है क्योंकि पानी उसे घेर लेता है। एस्मे नया घंटा बजाती है और दरवाजे बंद होने लगते हैं। जमीन का छेद भी बंद होता है इसलिए टीम सीढ़ियों से ऊपर दौड़ती है ओवेन को पानी में छोड़कर। ऊपर जाते समय ओवेन का बॉडीगार्ड फिसलकर मर जाता है। ल्यूक भी फिसलता है और एस्मे उसकी मदद करती है। गलियारे भी बंद हो रहे हैं इसलिए बाहर निकलने के लिए कई बाधाएं पार करनी होती हैं। जब सब बाहर आते हैं जमाल कहता है असली अपराधी ओवेन था। एस्मे मानती है कि वह ल्यूक की इच्छा शक्ति से प्रभावित है और अलविदा कहते हुए उसके गाल पर चुंबन देती है। भाई बहन नए साहसिक कार्य पर जाना चाहते हैं और थॉमस कहता है कि उसके पास एक विचार है। कृपया सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।